नमस्कार। दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए कनिष्ठ सहायक के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लेकर के आए हैं और पिछला प्रैक्टिस सेट भी हम आपके लिए लेकर के आए थे। उसमें आपका जो प्यार और जो सहयोग मिला है उसी प्रकार से आज भी अपेक्षाएं हैं। आपने बहुत देखी वो वीडियो और आज भी इसको आप बहुत शेयर करने वाले हैं। बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट हम कवर करने वाले हैं जो पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, प्रवक्ता स्क्रीनिंग सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक अन्योक्ति अलंकार है, दूसरा विरोधाभास है, तीसरा संदेह है और चौथा उपमा है। तो बताइए सही आंसर कौन सा होगा। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। संदेह अलंकार जो सी की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सी की तरफ जा रहे हो बिल्कुल सही है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। यहाँ पर नारी और सारी के बीच में संदेह बना हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी संदेह अलंकार। आगे बढ़ते हैं, अगला दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुमेलित कीजिए, इसमें एक तरफ अल्पविराम दिया हुआ है, एक तरफ विराम चिन्ह दिए हुए हैं, एक तरफ इनके चिन्ह दिए हुए हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि अल्पविराम कौन सा है, विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है। इस प्रकार से आपको टिक करना है। तो जो बी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही होगा। बी की तरफ जो जा रहे हैं, देखिए फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो बी की तरफ जा रहे हैं, आप देखिए आजमाइए अपने आप को, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। बी का सही है। देखिए एक का इसमें आ दिया हुआ है, ये आपके सामने ए है, इसका ये हो जाएगा। 2 का ई है, ये 2 है, इसका ई है। और तीसरे का है अ, ये तीसरा है, तीसरे का हो जाएगा अ अर्धविराम। और चौथा इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, ये अर्धविराम जो है ये हो जाएगा, ये अर्धविराम हो जाएगा, ये हो जाएगा। और चौथा है हमारे पास निर्देश चिन्ह, ये वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला तीसरा प्रश्न ये रहा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल का, जॉन गिलक्राइस्ट का, कामता प्रसाद गुरु का या जॉर्ज ग्रिटसन का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फटाफट चलते हैं, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, फटाफट चलेंगे। डॉक्टर ग्रिटसन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है। अंतर्वेदी का नाम दिया है, यहां पर बताना किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है। पहला राजस्थानी, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा अवधी और चौथे छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताना है। आप यहां पर बैठिए। दूसरा विकल्प है वह धीरे धीरे चलता है, तीसरा है मोहन जयपुर से अभी आया है और चौथा है गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, आप यहां बैठिए। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का सही आंसर हो जाएगा। यहां एक प्रकार से क्या है, स्थान है, तो बैठना क्या है, क्रिया, इसकी विशेषता बता रहा है यहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं, अगला छठा प्रश्न ये रहा। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग मतलब आगे का भाग, जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, वे सभी कौन से वर्ग में आते हैं। लगाइए फटाफट सही आंसर कौन सा होगा, आजमाइए फटाफट करके। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में आते हैं। पहला आपके पास ई ए ओ, दूसरा है आ उ आ, और सी है आ ओ अंग, और डी है ई ई ए। लगाइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सही आंसर जी, जो डी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। जीभ का अग्र भाग से बोला जाता है, ये आगे का भाग ऊपर उठता है यूं करके, ठीक है जी। तो ये
अग्रस्वर हो जाता है। जीभ के अगले भाग से, आगे के भाग से जो बोले जाते हैं वो अग्रस्वर होते हैं। यहाँ पर बोला कि अगला भाग ऊपर होता है, तो आगे का भाग यहाँ पर ऊपर और नीचे होता है। तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक है, क्या बताना आवश्यक नहीं है। यहां पर बता रखा है क्या बताना आवश्यक नहीं है, आवश्यक, क्या बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, देखिए आगे आपके सामने प्रश्न, संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है। पहला है कारक, दूसरे वचन, तीसरे विशेष्य और चौथा है लिंग। कौन सा सही आंसर होगा जी? आपका सी की तरफ जो जा रहे हैं ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है। हम कान से सुनते हैं, बी है मोहन से उठा नहीं जाता है, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया है, और डी है रावण राम के बाण से मारा गया था। तो 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? लगाइए सही आंसर क्या होगा। जो सी की तरफ जा रहे हैं, जो सी की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ा, यानी अलग होने के अर्थ में यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला फटाफट चल रहे हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इन 4 में से एक शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग है और 3 ऐसे हैं स्त्रीलिंग है। तो इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। 9वां का सही आंसर बताइए फटाफट करके। 4 विकल्प आपके सामने हैं, पानी, मानी, कहानी, रानी। लगाइए सही आंसर कौन सा होगा। स्त्रीलिंग नहीं है, ध्यान क्या रखना है, स्त्रीलिंग नहीं है। जो इसका मतलब 3 इसमें स्त्रीलिंग है और 1 इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। लगाइए सही आंसर क्या हो सकता है। सही आंसर ए वाला जवाब जिनका है, जो ए की तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल सही आंसर है। बाकी ये सब आंसर नहीं होंगे। आगे देखो अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, छात्रावास में कौन सी संधि है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। छात्रावास में कौन सी संधि है, सही विकल्प बताइए। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है अयादि शब्द संधि। ठीक है जी। तो यहां पर देखिए एक शब्द है छात्र और दूसरा है हमारे पास कौन सा, आवास, आवास होगा। तो यहां पर देखो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये छा है, ये छा ता रा ऐसा बनता है, ये त्रा ता और रा से, और इधर से ये क्या हो जाएगा, आवास हो जाएगा। इसमें यहां पर आ है, इसको भी तोड़ेंगे अगर, ठीक है जी, यहां से भी अगर तोड़ेंगे, ये छा है, ये ता है, ये रा है, और यहां से भी क्या निकलेगा, ये आ निकलेगा। ये तो ऐसे में इधर से क्या हो जाएगा, ये आवास हो जाएगा ऐसे करके। क्योंकि इस रा में भी जो है, यहां से इस रा में भी जो है ये आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहां पर एक आ और एक आ ये आपस में मिल जाएगा, दोनों हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। ये इधर से ये वास नीचे उतर गया, और इधर से ये हमारे पास क्या है, ये छा, ठीक है जी, ये ता हलंत रहेगा, ता, और इधर से जो रा है ये हलंत है, और इसके बाद ये आ गया, तो इसमें जुड़ जाएगा, ये रा बन जाएगा इस प्रकार से, और ये हो जाएगा वास इस प्रकार से, और इधर से हमारे पास क्या है, ये छात। तो ये ता प्लस रा बराबर त्रा बन जाएगा, यानी ये छा, ये ता और रा मिलकर के त्रा बड़ा है, और इधर से वास, और इस प्रकार से ये छात्रावास। तो यहाँ प्लस आ हुआ यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पर दीर्घ संधि सही आंसर हो जाएगा। तो 10वां का पहला आंसर हो जाएगा, जो पहले की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आगे देखो अगला 11वां प्रश्न, रात को अचानक वर्षा होने लगी में कौन सा भेद है। रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसमें कौन सा भेद है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, और अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बताना आपको 11वां का सही आंसर क्या हो जाएगा। लगाइए फटाफट सही आंसर क्या होगा। इसमें क्वेश्चन आपके सामने है,
जो ए की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। अचानक जो है एक प्रकार से एक तरीका, एक रीति है, जैसे कोई अचानक आ गया, कोई बता के आ गया, तो ये एक प्रकार से तरीके हैं, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे देखो अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, मिश्र वाक्य बताइए। मिश्र वाक्य बताना है, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, और उसका सब कुछ खो गया, और उसने अपना घर लुटा दिया। लगाइए सही आंसर, कौन सा मिश्र वाक्य होगा? जो बी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। 12वां का जो बी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला 13वां प्रश्न, ये रहा 13वां प्रश्न, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? ठीक है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? लगाइए क्या आंसर होगा इसका, लगाइए लगाइए सही आंसर। विजित, विजेता, सी है जिज्ञासु, और डी है जिज्ञासु। 13वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला विकल्प उचित है, जो सी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द सही जोड़ा नहीं है? ठीक है जी, जोड़े में है, इनमें से 3 सही हैं और एक जोड़ा क्या है, गलत है। तो देखिए, जो बहुत बोलता है वाचाल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञा, ये भी सही है। जो मापा ना जा सके अपरमेयी, और जो अनुकरण करने योग्य, यहां पर अनुकरणीय होना था, अनुकरणीय होना था, तो क्या बताना है कि नहीं है, जो डी की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, उल्टी माला फिरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? पहला है ठगना, दूसरा व्यंग्य करना, तीसरा गलत काम करना, और चौथा है डी किसी का बुरा सोचना। तो लगाइए 15 का सही आंसर क्या होगा? आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, 15वां का सही जवाब बताइए जी, बताइए फटाफट करके। जो डी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। किसी का बुरा सोचना, किसी का बुरा सोचना, उल्टी माला फिरना, किसी का बुरा सोचना, ये इस मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। आगे देखिए 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मौसेरा, आतप, विदेश, प्रबंध। लगाइए सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं, लगाइए लगाइए जी। जो विकल्प ए की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, मौसेरा, एरा प्रत्यय है। आगे देखो अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न, बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया। बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया, इसमें बताना है कि लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। पहला है जैसी करनी वैसी भरनी, दूसरे जबरदस्ती आगे बढ़ाना, सी है बहुत बड़ा घाटा होना, और डी है मूर्ख गुण की कद्र करना नहीं जानता है। तो बैल का बैल गया और 9 हाथ का पगहा, मतलब बैल भी गया और उसके साथ जो है जो उसका रस्सा होता है वो भी गया। तो बैल का बैल गया और हाथ का पगहा भी गया, तो इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा घाटा होना। बैल तो गए गए लेकिन उसके साथ और चीज भी गई है ना, उसका रस्सा जो कुछ रहता होगा वो भी साथ में चला गया। आगे देखो अगला 18वां प्रश्न, हिंदी के क्षेत्र में किसने, हिंदी के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? हिंदी के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पहला है यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी, दूसरा उत्तरी और पूर्वी, अगला है दक्षिणी और पश्चिमी, अगला है पश्चिमी और पूर्वी। तो लगाइए 18वां का सही आंसर क्या हो जाएगा जी। जो डी की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पश्चिमी और पूर्वी, ये सही आंसर होगा। आगे देखो अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न ये रहा, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञा है ना, आज्ञार्थक, विस्मयादि बोधक, इच्छा वर्धक, और संभावना वर्धक। लगाइए 19वां का क्या सही आंसर होगा? लगाइए फटाफट सही आंसर लगाइए जी। जो सी की तरफ जा रहे हैं, सी जिनका आंसर है ये बिल्कुल सही है,
इच्छावर्धक वाक्य है कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, मेरी इच्छा है कि आप स्वस्थ हो जाएं, मेरी इच्छा है कि आप जल्दी नौकरी लग जाएं, है ना। तो ये इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न, हिंदी का लास्ट प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? पहला, हरीश छत पर बैठा है। दूसरे, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। सी है, आप भी आइएगा। और डी है, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूं। तो यहां पर हो जाएगा सी वाला आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि यहां पर निपात मतलब जो शब्द पे जोड़ देता है, तो आप आइए ये सिंपल होता, आप भी आइए, तो भी मतलब जो ये भी होता है ये किसी पे जोड़ देता है, तो ये आप पे जोड़ दे रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो है 20 का सी वाला ये आपकी हिंदी हो गई है। और अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें, ये जीएस का प्रश्न है। और अब हमारे सहयोगी परमार सर आपके बीच में आ रहे हैं, ये जीएस की जानकारी आपके बीच में साझा करेंगे और बहुत फटाफट हम चलने वाले हैं। आइए सर। थैंक यू सर। चलो, तो ये जो पिछले शनिवार को पेपर हुआ था उसके जीएस वाले हिस्से को हम देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं ये आज तक विगत पेपरों में पूछे गए हैं, और अगर आप इस ऑनलाइन सीरीज को पूरा देखते हो तो आपको काफी हेल्प मिलेगा कि पेपर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसके द्वारा दिया गया? अगर आपने कभी दिन आधुनिक इतिहास पढ़ा होगा तो आधुनिक इतिहास में जब ब्रिटिश सरकार भारत की ओर आई तो 1717 में मुगल सम्राट जो फर्रुखशियर था उसकी बीमारी का इलाज करने के कारण उसने सुनहरा फरमान जारी किया था, जो ब्रिटिश सरकार के लिए एक तरीके से ऑफर था पूरे भारत में व्यापार करने हेतु। इसलिए ये जो फरमान है आपके पास ये किसके द्वारा दिया गया? आपके पास है मुगल सम्राट फर्रुखशियर के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया आपको ध्यान रखना है, 1717 में। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित बहुत अच्छा कार्य हुआ है? तो जब आपके पास गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था 1 अगस्त 1920 को, यह बहुत महत्वपूर्ण डेट है, आपको ठीक तरीके से ध्यान रखना है। और 1 अगस्त 1920 को ही तिलक जी की मृत्यु भी हुई थी, और उसके बाद गांधी जी ने इस दिन असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। इसके अगले दिन आपके पास असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और इस दिन तिलक फंड के निर्माण किया गया था। और यह जो स्टेटमेंट कहा था महात्मा गांधी ने, यह स्टेटमेंट किसके लिए या किस राज्य के लिए कहा गया था आपके पास है? तो आंसर होना चाहिए बी, यानी कि बिहार राज्य के लिए ऐसा कहा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें अगर इसमें कि हरित क्रांति का मुख्य बल निम्न में से किन पर था? तो पहला ऑप्शन है कृषि में ढांचागत सुधार के लिए, दूसरा है उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग पर, तीसरा है सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर, और चौथा है सीमित क्षेत्र में उचित वातावरण में अधिक अन्न उपजाने में। आपको यह ध्यान रखना है कि भारत में जो हरित क्रांति आई आपके पास है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपके पास आई, वह उस समय आई जब भारत के राजकोष में बहुत कम धन बचा हुआ था। उस समय यहाँ जो आपके पास क्रांति आई जिसने भारत के इकोनॉमी में एक तरीके से 4 चांद लगा दिए, अर्थात भारत जो आपके पास कृषि प्रधान देश है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। तो इस नीति के तहत 2 महत्वपूर्ण कार्य किए गए आपके पास। पहला जो आपके पास है, दूसरा है वह है उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग पर। तो पहला तो ये वाला है, और जो दूसरा आपके पास है वह है सीमित क्षेत्र में उचित वातावरण में अधिक उपज अन्न उपजाने हेतु। तो आंसर इसका आपके पास 2 ऑप्शन ठीक है, दूसरा वाला और चौथा वाला। हिसाब से आंसर कौन हो जाएगा? डी। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? और ये कई क्वेश्चनों पेपरों में रिपीट हो चुका है। अगर आप कभी दिन मानव अधिकार आयोग पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो आपके पास अध्यक्ष बनेंगे हमेशा वो बहुत ज्यादा अनुभवी होने चाहिए, बहुत अधिक आपके पास न्यायिक जानकार होने चाहिए। इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है सीटीबीटी
का सीधा संबंध किस विषय से है? यह एक महत्वपूर्ण आपके पास संधि थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसके तहत व्यापक जो परमाणु परीक्षण हो रहा था उसे रोकने के लिए लाया गया था। 10 सितंबर 1996 को इसको लाया गया है। और ये पूछ रहा है आपके पास है कि इसका संबंध किससे है, तो सीधी सी बात है, परमाणु शस्त्र के परीक्षण निषेध संबंधी समझौता। और कब लाया गया था ये आपके पास 10 सितंबर 1996 को आपके पास यूएनओ के महासभा ने इसको 1996 में लाया था 10 सितंबर को, और बाद में इसको आपके पास हस्ताक्षर के लिए इसे खोल भी दिया गया था। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची वे से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक, अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा गया। मैंने कहा था इससे पिछले वाली वीडियो में, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक तरीके से आपके लिए क्या रहता है, एक तरीके से गोल्डन चांस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर इसमें से आपको दो भी याद हो गए या दो भी तक कथन आपको ठीक याद है तो ये क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाते हैं आपके पास। इनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति हैं, ये तो सारे के सारे फेमस है, वैसे पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने कई बार आपके पास बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना होगा, और दूसरा आपके पास रविशंकर, इनको कई बार सम्मानित भी किया गया, विभिन्न सम्मानों से सम्मानित है। अगर बहुत ज्यादा याद नहीं है तो दो याद कम से कम रखो पेपरों के लिए। एक है बिस्मिल्लाह खां, इनका आपके पास जो वाद्य यंत्र था वो शहनाई था, और दूसरा था पंडित रविशंकर, इनका जो आपके पास था वो क्या था जी, सितार था। अगर आपको दो भी याद है तो बाकी कूट मिल जाएंगे। अब देख लो आपके पास सी का जहां क्या लिखा हो आपके पास दूसरा, और आपके पास दूसरा क्या जी, बी का जहां क्या लिखा हुआ पहला, तो दूसरा और पहला अब मिल गया आसानी से। ऐसा कूट और कहीं मिल नहीं रहा आपके पास है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब है हरिप्रसाद चौरसिया किससे थे, बांसुरी वादक थे, और अमजद अली खां किससे थे जी, सिरोद वादक थे। तो आंसर हो जाएगा आपके पास क्या, डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसने लिखी थी? बड़े फेमस व्यक्ति हैं, हालांकि स्टार्टिंग में आपके पास यह जो व्यक्ति थे ये आपके पास भारत में कह सकते हैं कि भारत की आजादी के लिए संयुक्त रूप से लड़ रहे थे। बाद में इनके मन में जिन्ना के द्वारा आपके पास द्विराष्ट्र की संज्ञा बिठा दी गई। तो यह किसने कहा था आपके पास, मोहम्मद इकबाल का स्टेटमेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दिए। फिर से ये क्वेश्चन, ये मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको एक भी आंसर ठीक तरीके से याद है या दो भी आंसर ठीक तरीके से याद है तो ये क्वेश्चन आपको गिफ्ट में मिलेंगे, उपहार में मिलेंगे, जो आपको मेरिट में ठीक तरीके से स्थान दिलाएंगे। तो आप जानते हैं गरबा बड़े फेमस है, गरबा कहाँ है जी, गुजरात में। घूमर बड़ा फेमस है, कहाँ है जी, राजस्थान में। फिर आपके पास कुद, कुद होता है आपके पास जम्मू कश्मीर में, और आपके पास सरबा, सरबा होता है आपके पास है हिमाचल प्रदेश में। अगर आप दो भी याद रखेंगे, गरबा और घूमर वाला, तो आंसर आपका ठीक हो जाएगा। तो गरबा कहाँ है जी, आपके पास गुजरात में, यानी कि सी का दूसरा। तो सी का दूसरा केवल यहीं पर है, और एक यहां पर आपके पास है। और फिर घूमर, घूमर में आपके पास आएगा तीसरा, तो यानी कि आपके पास बी का तीसरा, तो बी का तीसरा और सी का दूसरा। तो क्या आंसर बन जाएगा जी आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि कौन सुमेलित नहीं है, और ये कॉमन बात हो गई है। अब मैं कह रहा हूं कि कॉमन क्वेश्चन किसे कहते हैं। अगर आपको कॉमन क्वेश्चन का भी आइडेंटिफाई करना हो तो आप ध्यान रखना, जितने विगत पेपर हो चुके हैं उनमें जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है उसे कॉमन क्वेश्चन कहते हैं। और कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। कोई भी आपके पास जब पेपर बनता है या आयोग बनाए आपके पास है, एसएससी बनाए, तो 45 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे या जो रिपीट हो चुके हैं या जो बहुत ज्यादा आपके पास चर्चाओं में, वो हमेशा आएंगे ही आएंगे। और मैं कह सकता हूँ ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आने वाले पेपरों में पूछा जा सकता है या पूछा गया है, बहुत पेपरों में पूछा भी गया है आपके पास है। तो ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में है। बिहार में तो झील है ही नहीं आपके पास। बाकी ठीक है, पुलिगढ़ तमिलनाडु में, डल झील जम्मू कश्मीर में, और सांबर झील राजस्थान में। और सांबर झील आप जानते हैं कि आपके पास क्या है, लवणीय झीलों में से एक झील है भारत की। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, जो पूछा जाएगा या पूछा जा चुका है।
अगला है समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अब आप जानते हैं इस मामले में कार्ल मार्क्स का नाम आपने खूब सुना होगा, इनके ही थ्योरी आपके पास है। तो यह आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, सी। किसके द्वारा दिया गया है यह शब्द, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सूची ए को सूची बी से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है और मैं कह रहा हूं कि अगर आयुक्त पेपर बनाएगा तो अब ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और ये गिफ्टेड क्वेश्चन है। अगर दो भी आंसर आपको याद है तो सारा मामला सेट हो जाएगा आपके पास है। इसमें फिर से एक कॉमन क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस बहुत बार पूछा गया है, कई पेपरों में पूछा गया है, ये तो याद होना ही चाहिए आपके पास है। कब मनाया जाता है जी, 5 जून। राष्ट्रीय खेल दिवस, हमारे जो हॉकी के जादूगर थे आपके पास कौन है, मेजर ध्यानचंद। क्लियर। और सामाजिक न्याय दिवस आप जानते हैं कि इसे सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के। और बचा कौन, मानव अधिकार आयोग, ये आपके पास मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है जी, 10 दिसंबर। तो इसके आधार पर कूट अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास पहले का डी ठीक है, दूसरे का आपके पास हो जाएगा तीसरा, यानी कि बी का हो जाएगा तीसरा, ठीक, और सी का हो जाएगा पहला, तो आंसर क्या हो जाएगा जी इसका, सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, शंकराचार्य निम्नलिखित में से किस मत के प्रवर्तक थे। मत का मतलब है विचार, वाद, फिलॉसफी, जो भी आप कह सकते हैं। तो इनके कौन सी फिलॉसफी आपके पास, अद्वैतवाद। आ का मतलब नहीं, द्वैत का मतलब दो कुछ भी चीजें नहीं है, उसे अद्वैत कहते हैं। तो अद्वैत का जनक कौन है जी, शंकराचार्य। और उत्तराखंड वालों के लिए तो शंकराचार्य जी एक ठीक तरीके से बड़े महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ पे कौन कौन से बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों का क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक। अगले क्वेश्चन में से क्या सही है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया इनमें से क्या बात सही है और क्या सही नहीं है आपके पास। पहले लिखा गया है ग्रामीण भारत में बेरोजगार का अधिकांश भाग रहता है, बिल्कुल ठीक बात है। कृषि में छिपी बेरोजगारी चिर स्थायी है, मतलब छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके काम करने से उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ रही है, उसे कहते हैं आपके पास छिपी हुई बेरोजगारी। और तीसरा है भारत में औद्योगिकरण ने बहुत से लोगों को रोजगार दिया है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं दिया है आपके पास। आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। क्या होने वाला है जी आपके पास, एक और दो, पहला और दूसरा आपके पास हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना कि छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ, तो छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है कि वैसे लोग जो कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उनके करने से उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ रही है। ठीक। अगला है सूची ए को सूची बी से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया छपने में आपके पास है, ये स्त्री है, स्त्री नहीं है, नदी का नाम सिप्री है आपके पास है, सिप्री। ठीक, ये नदी। और ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब इन शहरों के नाम ध्यान रखना है और शहरों के साथ साथ इन शहरों, ये शहर किस नदी के तट पर, ध्यान रखना है। बगदाद इराक की राजधानी है, बड़ा फेमस है बगदाद, टिग्रिस नदी के तट पर आपके पास है। ठीक। दूसरा हैम्बर्ग आपके पास जर्मन में, हैम्बर्ग जो आपके पास है वो एल्ब नदी के तट पर है। बर्लिन ये भी आपके पास जर्मन में, बर्लिन जो है सिप्री नदी के तट पर है। क्यूबेक कनाडा में है, ये आपके पास सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। अब आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, पहले का चौथा, एक ही आंसर मिल गया आपके पास, पहले का चौथा, बाकी कहीं चौथा है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र ने निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मौर्य साम्राज्य या राजवंश से अपनाया है। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है और ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वह इतिहास के किसी न किसी राजा के सिंबल से लिया गया है। तो कमल तो नहीं है आपके पास, रथ का पहिया ये भी नहीं है आपके पास, गुलाब भी नहीं है आपके पास, तो बचा कौन, सारनाथ की लाट, जो अशोक, सम्राट अशोक के चिन्हों से लिया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करें। ये आपके पास से क्या है जी, ये पूछ रहा है कि कौन सुमेलित है, तो आपके पास इसमें क्या होना चाहिए जी, पूछ रहा है जर्मन, दूसरा सिंगापुर, मुंबई, जापान। तो इसमें से जापान तो निक्की
एक कंपनी हुआ करती थी फेमस आपके पास है। निप्पो का सेल आपने यूज किया होगा, तो उसी को ध्यान रखो आपके पास है। तो जापान का क्या हो जाएगा जी आपके पास निक्की। जापान का क्या हो जाएगा जी आपके पास निक्की। निप्पो जो आपको ध्यान रखना है ये वाला तीसरा। आपके पास मुंबई का है डोलेक्स। अब अगर आप नहीं बहुत ज्यादा याद है तो इनको चूज कर लीजिए। आपके पास डी का तीसरा कहाँ आ रहा है जी आपके पास, डी का तीसरा निक्की, और सी का आपके पास पहला, और सी का आपके पास डी का क्या था जी, डी का तीसरा, डी का तीसरा, तो डी का तीसरा यहाँ है और सी का पहला यहाँ है। तो बाकी बचा हुआ आपके पास से क्या है जी, सिंगापुर का क्या हो जाएगा जी आपके पास, सिंगापुर का दूसरा हो जाएगा सीमैक्स, और आपके पास जर्मन का क्या हो जाएगा मिड डेक्स आपके पास। तो कौन सा आंसर हो जाएगा जी इसका, तो पहले का है आपके पास से क्या, जर्मन का क्या आ जाएगा जी चौथा, तो चौथा यहां आ गया आपके पास। मुंबई का आपके पास सी, सी का क्या है पहला, सी का क्या है जी पहला, ठीक। और आपके पास सी का क्या है पहला, और बी का आपके पास से क्या है जी दूसरा, बी का क्या है, ऑप्शन चूज करने में गड़बड़ी हो रही है क्या, आपके पास क्या था जर्मन का तीसरा, यानी कि डी का तीसरा। तो डी का तीसरा कहाँ कहाँ है, एक, ठीक। तो ये मैच कीजिए और ये आंसर इसका ये ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल अगर आपने कभी दिन 76 पढ़ा हो जिसमें आपके पास एजी अटॉर्नी जनरल के उल्लेख मिलता है, तो भारत का अटॉर्नी जनरल आपके पास से क्या है जी, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, एक तरीके से सरकार का वकील भी आप कह सकते हो इनको, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, होटलों में पिज्जा अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसमें स्वाद आए, टेस्ट बढ़े। और टेस्ट बढ़ने का एक रीजन ये भी होता है, आपने कई बार सुना होगा कि गर्म सूप या भोजन ज्यादा स्वादिष्ट क्यों होता है, क्योंकि गर्म चीज का जो पृष्ठ तनाव है वह कम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वह जीभ के ऊपर फैल जाता है और स्वादिष्ट होने लगता है। पर यहाँ रसायन पूछा हुआ है, तो रसायन में आप ध्यान रखेंगे मोनोसोडियम ग्लूटामेट आपके पास क्या है जी, मोनोसोडियम आपके पास है, इसके कारण आपके पास क्या होता है, ये स्वादिष्ट हो जाता है, ठीक। अगला है निम्न बैंकों की स्थापना वर्ष सुमेलित करें, और ये आपके पास भी बहुत ज्यादा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। इनमें से कुछ चीजें आपकी चारों ओर हमेशा दिखते रहते हैं, जिनको आप हमेशा देखते रहते हैं, ये आप कभी न कभी इन बैंकों में जाते रहते हैं। जैसे इनमें से एक है भारतीय जीवन बीमा निगम, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी स्थापना ठीक है कब हुई थी, 1956 में ही हुई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, आप जानते हैं स्वतंत्र भारत की पहली जो वित्त पॉलिसी थी वो 1948 में आई थी, तो इसका क्या हो जाएगा जी सेकंड। तीसरा है जी आपके पास, दूसरा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसे सिडबी कहते हैं। सिडबी आप ठीक तरीके से जानते हैं कि स्टेबल हुआ होगा कब, 1990 में। और आपके पास बचा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये 1964 का क्या है, बनाया गया बैंक है। तो अब अगर इसको चूज करना चाहो तो हो सकता है आपके पास है पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा यहाँ है और एक पहले का दूसरा यहाँ है, और दूसरे का आपके पास हो जाएगा पहला, तो यानी कि बी का हो जाएगा पहला, यहाँ भी बी का क्या है पहला, और इसका तीसरा, और ये चौथा, बिल्कुल ठीक है। दो ऑप्शन सेम हो गए आपके पास, कोई बात नहीं। इसको ये इसका डी का यहाँ तीसरा लिखा हुआ है, जबकि यहाँ डी का क्या है चौथा है, तो ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर वायु की चाल मापता है, बिल्कुल ठीक है। एमीटर विद्युत की धारा मापता है, ये भी ठीक है। टेकियोमीटर ये दाबांतर मापने का इस्तेमाल नहीं होता है आपके पास है। बैरोमीटर का नाम सुना होगा कई बार आपने, दाबांतर नापने का काम आता है, तो ये टेकियोमीटर नहीं। क्या मापेगा जी आपके पास है, एक तरीके से मोटर वाहनों के स्पीड को मापने का क्या करता है, कार्य करता है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, या सुमेलित नहीं है, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, और आप ठीक तरीके से जानते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल करते हैं, राज्यपाल की भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की भी करते हैं। किसके नहीं करते हैं जी, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं, ठीक। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के
अवकाश प्राप्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? ये पूछा कि वकालत कहाँ कर सकते हैं आपके पास से। तो पूछा गया जी आपके पास केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय में और किसी भी न्यायालय में नहीं। तो आप जानते हैं कि रिटायर्ड होने के बाद या किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेंगे, यह प्रावधान हमारे आपके पास संविधान में किया गया है। 43 क्वेश्चन है, भारतवर्ष नाम किसमें उल्लेखित है? पहले लिखा हुआ आपके पास इंडसे शिलों के अभिलेखों में, अशोक का धौली आदेश पत्र में, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख में। तो यह क्वेश्चन भी काफी परिचित क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकांश लोग कहते हैं संभवतः अशोक के ज्यादा शिलालेख, तो अशोक का प्रयोग किया गया होगा या अशोक ने किया होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये इससे आप ये ध्यान रखेंगे जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें ऐसा लिखा गया है। वो बात आप जानते हैं कि आपके पास जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो खारवेल के लिए ही हुआ था, एक तरीके से आपके पास खारवेल के राज्य के लिए हुआ था। तो खारवेल उड़ीसा का राजा हुआ करता था, तो उसी के आपके पास हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या नाम मिलता है? भारतवर्ष नाम मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा नहीं है? गर्म धाराएं अगर हम पढ़ेंगे इसको तो आपको ध्यान रखना कि जो कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है जी? आपके पास अमेरिका में पड़ता है। तो कैलिफोर्निया का अगर ऐसा आप देखेंगे, ये आपके पास लगभग किसका मैप है जी? आपके पास है अमेरिका का मैप है। तो इधर से आपके पास नीचे की ओर ये जलधारा आती है, तो ये ठंडी होती है। सामान्य तौर पर वह जलधाराएं जो दोनों आपके पास गोलार्धों से आते हैं, गोलार्ध का मतलब ध्रुवों से कह लो या ग्लेशियरों से कह लो, वो हमेशा ठंडी होती है। तो जो आपके पास क्या है, कैलिफोर्निया की जलधारा है या ठंडी जलधारा है, न कि गर्म जलधारा है। बाकी उत्तर पूर्वी मानसून गर्म जलधारा है, बिल्कुल। अगुलहास भी गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा भी कैसी है? गर्म जलधारा है। गांधीवाद अर्थव्यवस्था के किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है, आप जानते हैं राज्य का नियंत्रण वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। ग्रामीण सहकारिता, प्रतिस्पर्धा, न्याय। तो आंसर हो जाएगा जी आपके पास से क्या? बी वाला, ग्रामीण सहकारिता। वो चाहते थे कि इस सिद्धांत पर काम किया जाए और आपके पास अर्थव्यवस्था को स्टेबल किया जाए। अगला, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अब इन पर नीचे स्टेटमेंट लिखा गया, भारत के संविधान का ऑब्लिक के कौन सा ऑब्लिक से प्रावधान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किए जाते हैं। अब अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे तो मौलिक अधिकार तो आपके पास से क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज और एक फंडामेंटल राइट है। ये तो ऑलरेडी आपके पास पहले से क्या है? फिक्स है कि ये कर होने ही होने आपके पास है। बाकी बचा हुआ कौन है? राज्य के नीति सिद्धांत, जो लागू करना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं होता है, और उसी के द्वारा आपके पास राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को क्या किया जाता है? परिपूर्ण किया जाता है या संचालित किया जाता है। इन्हीं के या फिर भाग 4 के जो तथ्य हैं उनको ठीक तरीके से अप्लाई करने का काम क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो आंसर क्या बनने वाला आपके पास है? बी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित योजनाओं को उनके लागू होने वाले वर्ष से सम्मिलित कीजिए। और ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपके पास कई बार पूछा गया है और ये इकोनॉमी का हिस्सा है। इकोनॉमी से सर्वाधिक क्वेश्चन ये पूछता है। कैसे याद करें इसको? याद करने का आसान तरीका है, अब जवाहर रोजगार योजना, सीधी सी बात है, कोई भी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में अपने नाम से योजनाएं नहीं चलाता है। यह अधिक हमेशा ही हुआ है। इसका मतलब है इनके नाम की योजना इनके बाद वाले लोग चलाएंगे, ये खुद स्वयं कभी नहीं चलाते। तो इससे आप लगभग आंसर क्लियर कर सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1980 तक रहा, जवाहरलाल नेहरू 62 में आपके पास कंप्लीट हो गया था। तो इसका मतलब है कि उनके काल में तो उन्होंने नहीं किया होगा, किसी और व्यक्ति ने किया होगा। अगर हम बात करें इसमें तो सबसे फेमस काम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1980 में, जब इंदिरा गांधी दोबारा पीएम बनी थी। दूसरा, इंदिरा आवास योजना, सीधी सी बात है ये भी इंदिरा गांधी ने नहीं चलाए होंगे। इंदिरा गांधी 1984 में उनकी हत्या कर दी गई, राजीव गांधी आपके पास क्या बने? पीएम बने। तो उसके बाद आपके पास इंदिरा आवास योजना चलाई गई जी। इंदिरा आवास योजना कब चली जी? 1985 में आपके पास चली। तीसरा है रोजगार
जवाहर रोजगार योजना, ये आपके पास भारत के सबसे यंग प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है जी, राजीव गांधी, उनके द्वारा चलाया गया। कब? आपके पास है 1989 में। बचा क्या? बालिका समृद्धि योजना, ये 1997 में चलाई गई है आपके पास। अब अगर आंसर चूज करेंगे तो पहले का, यानी कि ये कह रहा है आपके पास फर्स्ट गाड़ी, तो फर्स्ट गाड़ी एक तो यहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है। दूसरा इंदिरा आवास योजना, तो दूसरे का भी, तो आपके पास दूसरे का भी, यहाँ भी दूसरे का क्या है जी, बी। तो ये वाला यहाँ तो आपके पास पहला डी है, ये हो नहीं सकता आपके पास। पहले का डी का पहला ही होना चाहिए, तो एक तो यहाँ एक यहाँ है, लेकिन ये गलत है, ये वाला आंसर में ठीक हो जाएगा आपके पास से। अब बाकी मैच कीजिए इसको। ठीक, अगला, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो हमारे पीएम जी अधिकांश विदेश भ्रमण पर रहते हैं। कई बार विपक्ष कहते हैं कि या प्रधानमंत्री की अपेक्षा विदेश मंत्री बना देने चाहिए क्योंकि इनका भ्रमण ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते तो उसके कई कारण आपके पास हैं। खूब सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने होते हैं, संधियां करनी होती हैं, बातें करनी होती है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री को आपके पास विदेशियों की ओर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये आपके पास दिया गया है हाल ही में। किसे? हमारे प्रधानमंत्री जी को। अगला, दिसंबर 2004 में जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा सेवानिवृत्त को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा जी? आंसर क्या होने वाला है? क्या था यार ये को, मैं तो बिस्री मारी हूं आंसर हमारे। ओके, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। और कहाँ का बनाया गया है जी इन्हें? तो इन्हें बनाया गया है हाल ही में मिजोरम का क्या राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है? तो यह जीतने वाली जो कौन महिला है जी आपके पास, इनका नाम ठीक तरीके से ध्यान रखेंगे तो ये है जी कैटलीन सेंट्रा नील, ये आपके पास है जिन्होंने आपके पास 2024 का क्या जीता है, या खिताब जीता है। अगला, ठीक, निम्नलिखित में कौन सा अधिवर्ष लीप ईयर है? अब लीप ईयर कैसे, रीजनिंग का क्वेश्चन आपके पास है, कैसे चूज किए जा सकते हैं? सामान्य तौर पर लीप ईयर होते हैं 366 दिन के। कितने दिन के होते हैं जी? 366 दिन के होते हैं। तो हम कैसे समझें कि कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं है? तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि जिन वर्षों जो, या फिर जो वर्ष आपके पास शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष का मतलब है जहां 100 कंप्लीट हो जाए, जैसे हम कहेंगे 100, 200, हम कहेंगे 2400, हम कहेंगे 2800, हम कहेंगे 2600। अगर वो शताब्दी वर्ष है तो अगर उस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग जाता है, किसका भाग जाता है? 400 का, तो वह लीप ईयर होगा। अगर शताब्दी वर्ष में 400 का भाग नहीं जा रहा है तो वह लीप ईयर नहीं होगा। जैसे हम कहेंगे 100 में 400 का भाग नहीं जाता है, 200 में 400 का भाग नहीं जाता है, तो यह लीप ईयर नहीं है। वैसे ही यहां अगर आप चूज करेंगे तो आपके पास जानते हैं कि 1600 में 400 का भाग जाता है, आपके पास 1900 में नहीं जाएगा, 1800 में नहीं जाएगा, तो आंसर क्या होने वाला है? ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। ठीक, अगला, 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी? अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अब ये को ठीक तरीके से समझना है कि कैसे आंसर इसको निकाला जाए। आपको 2-3 चीजें ध्यान रखना है कि जब सुइयां आपके पास से क्या होती है, जब सुइयां एक साथ आती है, जब सुइयां क्या होती है जी? एक साथ आती है। अगर मैं इसको समझाऊं आपको तो ये कह रहा है 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। एक साथ होने का मतलब क्या हुआ? या तो एक साथ का मतलब जब वो सीधी रेखा बनाते हैं, जिसे हम सरल रेखा कहते हैं, तो सरल रेखा 2 बार आती है, जब घड़ियों की सुई के मध्य 0 डिग्री का कोण हो, या घड़ियां एक दूसरे के विपरीत हो जाए और 180 डिग्री का कोण बने। इसका मतलब ये होगा कि जब घंटे और मिनट की सुई के मध्य 0 डिग्री का कोण बने, कितने डिग्री कोण बने जी? 0 डिग्री का कोण बने, या कोण बने आपके पास कितने का? 180 डिग्री का कोण बने, तो आपके पास सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब है एक सीधी रेखा में होंगी।
अब अगर आप ये समझ पाए कि एक साथ होंगी, तो एक साथ होने का मतलब इसमें हम लेंगे कि भाई वो 0 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री कोण बना रही है? 0 डिग्री कोण बना रही है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मेट है आपके पास है। फॉर्मेट क्या है जी? 30H आपके पास प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा 11, 2/11, 2/11। एच होता क्या है? एच का मतलब हावर, घंटे। यहां आप ठीक समझ पा रहे हो कि 6 से 7 बजे के मध्य, मतलब 6 बज करके कुछ मिनट हो रहा है। सीधा सा मतलब है एच की वैल्यू 6 आएगी। एक दूसरे के साथ है, संपाती है, इसका मतलब है थीटा आपके पास क्या होने वाला है? 0 डिग्री का होने वाला है। क्लियर? अब आपका टाइम निकालेंगे तो अब यहाँ पे प्लस और माइनस के सिंबल हैं। एक बार इस फॉर्मेट में प्लस रखेंगे, एक बार इस फॉर्मेट में माइनस रखेंगे। और आपको यह भी जानना है कि 1 घंटे में कोई कोण 2 बार बनता ही बनता है। कितने बार बनता है जी? 2 बार। अगर हम पहली बार प्लस रखें तो होगा 30 गुणा 6 प्लस थीटा की वैल्यू 0 और बटे में कितना है जी? 2/11। 6 कितना हो जाएगा जी? 18, 180 गुणा 2 बटे कितना? 11। 18 दूना कितना? 36, 360, 360 बटे कितना? 11। 11 का भाग देंगे यदि आप तो 11 3 कितना? 33, बचे कितने? 3 हुआ 30 और 11 दूना 22, बचे 8/11। तो क्या हो गया जी? 32 सही 8/11। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगली संख्या ज्ञात करनी है आपको 6, 12, 21, 33। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो मैथमेटिकली थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि देखना है कि इन संख्याओं में आपके पास क्या हो रहा है। हमने यहां से यहां गए तो कितने बढ़े जी? 6। यहां से यहां गए तो लगा 9 बढ़ गए जी। यहां से यहां गए तो कितने बच गए जी हमारे पास? 12 बढ़ गए। अब गैप निकाल लो इसका अंतर। 21, 33 में से 21 घटाओगे तो 12 बचेगा। 21 में से 12 घटाओगे तो 9 बचेगा। 12 में से गए तो 6 बचेगा। क्या देखने को मिल रहा है कि यहां से बढ़ा ये +3, फिर यहां से बढ़ा ये +3। सीधा सा मतलब हो गया यहां से भी बढ़ेगा अगला कितना? +3। 12 और 3 कितना जी? 15। अब ये 15 जोड़ेंगे किसके साथ? 33 के साथ। तो 15 और 33 कितना होने वाला है? 48 होने वाला है। तो आंसर कितना हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। ठीक, अगला, यदि d इक्वल टू 12 इज जी ई इक्वल टू 39 तो b, तो कॉमा b, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, b तो नहीं होना चाहिए था आपके पास है। तो ZDE का मान क्या होगा? अब अल्फा बीटा के थोड़ा रोल नंबर याद रखने होंगे आपको। तो ए का रोल नंबर कितना होता है जी? 1 होता है। बी का रोल नंबर कितना होता है जी? 2 होता है। सी का रोल नंबर कितना होता है जी? 3। तो ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, डी डी 4 है। अब ये डी 4 ना होकर के 12 है, इसका मतलब है लगभग 3 गुना है। तो 4 3 कितना हो गया? 12। यहां भी लगभग वैसे ही है जैसे ए का कितना होता है जी? 1, 1 दूना 2। ठीक, ई का कितना, जी का कितना होता है जी? 7, 7 दूना 14। ई का कितना होता है जी? 5, 5 दूना 10। अब सब जोड़ लो आपके पास से ये, तो कितना हो पा रहे हैं जी आपके पास? अच्छा, दुना नहीं था जी, ये 4 गुना है। ये गड़बड़ हो गया मामला आपके पास से। आपको ठीक तरीके से ध्यान रखना है कि ये आपके पास 2 गुना नहीं था, बल्कि कितना गुना है? 4 गुना आपके पास है। 3 गुना है, सॉरी, कितने गुना है जी? 3 गुना है। तो ए का 3 गुना कितना हो जाएगा जी? 3। और जी का होता है 7, 7 तियां कितना हो जाएगा? 21। और 10 तियां कितना हो जाएगा जी? 30। 5 तियां कितना हो जाएगा? 15। अब जोड़ो जरा इसको, कितना हो रहा है? तो जोड़ेंगे 5 और 1 6 और 3 9, बिल्कुल 39। बिल्कुल ठीक। कितना हो रहा है ये? 3 गुना, क्योंकि डी का कितना होता है? 4, 4 का गुना कितना? 3, 4 तियां कितना? 12। सेम बात यहां जे का होता है 10, तो 10 चकू कितना? 40। ए का होता है 1, ये 3 गुना है भाई। कितना गुना है? 3 गुना है। 3 गुना है। तो जे 10 तियां कितना? 30 प्लस ए का 3 गुना 3, डी का 3 गुना 12, ई का 3 गुना 15। जोड़ लो 30, 40, 50 और 50 और 5 2 7 और 3 10। 50 और 10 कितना हो गया है जी? 60। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी 60। ठीक, अगला,
एक कैदी ने उससे मिलने आए एक लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र है, लड़का का उसका लड़का उसका कौन है। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी ऐसा करोगे तो हमेशा ग्राफ बनाओ, हमेशा क्या बनाओ जी? ग्राफ बनाओ। अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके पास से गलत नहीं हो सकते। तो एक ऐसा और एक तरीके से ऐसा कोई सिंबल बना लो आपके पास से। तो आपके पास क्या हो रहा है जी? एक जेलर है और एक लड़का है, बॉय है, इसका परिचय करवाया जा रहा है। क्या कह रहा है कि जो लड़का है वो कह रहा है मेरा कोई भाई या बहने नहीं है, पर लड़का मेरे पिता, लड़के का जो पिता है, अब इनमें से वह एक लड़का और है जिसके पिता की बात कर रहे हैं, जो पिता है वो आपसे ऊपर की जनरेशन का है, इसलिए पिता को ऊपर की ओर लेके जाएं, पिता। ठीक, मेरे पिता के पुत्र, अब उसका कोई भाई या बहन नहीं है, इसका मतलब है वो स्वयं है, तो उसका पुत्र यानी कि वो स्वयं, ठीक, का पुत्र है, यानी कि पिता, इसका पुत्र और इसका पुत्र, ये नीचे वाला। तो यह अपने पुत्र के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? अपने पुत्र के बारे में जेलर को समझा रहा है इस तरीके से। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा जी? बी वाला। अगला अगला क्या है? यदि x इंटू टू डिवाइडेड 6 इक्वल टू 2, तो अब ये मैथमेटिक का क्वेश्चन है। अब इसमें है क्या? जो सिंबल दे रखे हैं वह नहीं है जो दिए हुए हैं, बल्कि आपको ऐसे सिंबल चूज करने हैं जो रखने पर आंसर हो जाए। जैसे 6 गुणा के 2, तो 6 गुणा के 2 12 होता है, और 12 में से 12 का भाग 6 में दोगे तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा आपके पास है। यहां कुछ ऐसा रखा जाए, सिंबल चेंज किए जाएं कि 2 आ जाए। जैसे मैं कर सकते हूं इसको 6 + 2 - 6, तो देखो 6 और 2 8, 8 में 6 गए 2, इसका मतलब है गुणा के जगह पे प्लस का सिंबल रखना है और भाग के जगह पर माइनस वाला रखना है। यहां भी ट्राई कर लो। 7 और 1 कितना होता है जी? 8, 8 में से 3 गए 5, सेम बात यहां। तो 11 प्लस कितना? 1 माइनस कितना? 13, 11 और 1 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा जी? -1। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? डी वाला। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से। अब है क्या इसमें? ये तो आपको दिख रहा है, ये पूरा स्क्वायर है, ये वाला 49 है, ये 49 क्या होता है जी? स्क्वायर होता है। किसका? 7 का स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा है। हमने कहा ये स्क्वायर बना कैसे होगा? अब देखा हमने कि इसका पहला अनुपात था 412, ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो हुआ क्या इसमें? हमने देखा कि 4 और 1 5 और 2 7, इसका योग करने पर 7 आया और इसका स्क्वायर करने पर कितना? 49। अब हम कहेंगे कि अब इसका कैसे होने वाला है, तो इसको जोड़ो जरा। आपके पास 6 और 3 और 1 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। आंसर क्या होगा? बी। ठीक, अगला, राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्लस का सिंबल बना लो हमेशा। किसका सिंबल बना लो जी? प्लस का सिंबल बना लो। और जब आप प्लस का सिंबल बना लेंगे तो आपको 4 दिशाएं समझ में आएगी, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। क्या कह रहा है कि आपके पास राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उत्तर पूर्व ये वाला हो गया, ये इसका स्कूल हो गया। अब वो कह रहा है कि स्कूल से किस दिशा में उसका घर है, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? इस स्कूल की जगह बनाएंगे प्लस का सिंबल। इस स्कूल का प्लस उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। इसका घर यहाँ है, घर यहाँ पर है जी। तो इस सिंबल के हिसाब से देखेंगे तो ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये हो जाएगा आपके पास क्या? दक्षिण पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है जी? जब एक दीवार घड़ी में समय अपराह्न 3:25 दिख रहा है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई में के बीच न्यून कोण क्या होगा? इसको सॉल्व करने का भी एक आसान तरीका आपके पास है, वो सूत्र से हम सॉल्व कर लेंगे, या आपके पास चाहो तो रीजनेबल भी सॉल्व हो सकता है आपके पास है। अगर हम सूत्र का प्रयोग करें तो क्या होने वाला है? तो सूत्र का प्रयोग होता है जी 30H, इसको कहते हैं बड़े में से छोटे को घटाना, और आपके पास से क्या है जी?
आपके पास होता है 11/2 मिनट, 11/2 मिनट। एच का मतलब है हावर, एच का मतलब क्या है हावर। एच क्या है यहाँ, तो एच हम कहेंगे क्वेश्चन में एच हो जाएगा 3। क्लियर। और आपके पास एम मिनट, मिनट कितने हैं जी हमारे पास से, तो मिनट है 25। ठीक। बड़े में से छोटा घटाना है तो 30 गुणा के आपके पास से कितना है जी 3, और बड़े में से छोटा घटाना है 11/2 गुणा के आपके पास से कितना है जी, कितना है जी आपके पास से 25। ठीक। तो आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो कैलकुलेट करके क्या हो रहा है जी, 30 यहाँ कितना 90, इसको काटेंगे तो 12.5, 12.5 घटाएंगे तो आपके पास से क्या है जी, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 11×5 = 55, 11×5 = 55। ये 30 की जगह 60 होना चाहिए आपके पास, 30 की जगह क्या होना चाहिए जी, ये 60 होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट क्या है जी, फॉर्मेट क्या है, मैथमेटिक्स अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे इसको यार, रीजनेबल तरीके से, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, 3:25 हो रहा है, इसका मतलब है मिनट की सुई तो एग्जैक्ट यहाँ होगी, और जो घंटे की सुई होगी वो आपके पास यहाँ पर होने वाली है। अब कैसे सॉल्व करें इसको, हम जानते हैं कि दो जो समय अंक होते हैं उनके मध्य हमेशा 30 डिग्री का कोण होता ही होता है, तो 30 तो होगा ही होगा आपके पास। ठीक। अब हम ये कहेंगे कि भाई घंटे की सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया है, तो घंटे का सुई, जो घंटे की जो सुई होती है वो हमेशा मिनट का आधा बना लेती है। हम जानते हैं कि यहाँ भी तो होना चाहिए 30 डिग्री का, लेकिन यह 30 डिग्री का कोण पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें से घंटे की सुई ने मिनट के आधा यानी कि 25 का आधा कितना 12.5 का तो बना लिया कोण, तो बचा कितना है 17.5। अब 30 और 17.5 जोड़ेंगे तो 17.5 जोड़ करके 47 कितना आने वाला है 5 आने वाला है। तो इससे आपके पास ये हो जाएगा जी सॉल्व, क्या हो जाएगा जी, ये अगर फॉर्मेट में रखेंगे तो फॉर्मेट में क्या होने वाला है जी आपके पास ये, तो ये हो जाएगा जी कितना 60H आपके पास से क्या है जी, इसको कहेंगे 11/2 मिनट, तो 6×18 180, आप -11/2 गुणा के कितना 25 काट करके 12.5, इसको काउंट करोगे 134 कितना 5, इस 180 में से 34 घटा दोगे आपके पास है तो 47 आपके पास से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक। अगला, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन है। सीधी सी मतलब है चौथा यानी कि एक आपके पास क्या है जी 1 2 3 4, किसी माह का चौथा दिन क्या है शनिवार है। आपको यह ध्यान रखना है किसी भी तिथि के साथ 7 दिन जोड़ने पर 7 दिन घटाने पर वही दिन आता है। वो कह रहा है कि माह के 26वें दिन यानी कि 26 तारीख, तो हम कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि इसके साथ 7 14 और 21, तो 4 के साथ 21 और जोड़ लो, 4 के साथ 21 जोड़ा तो कितना आ जाएगा जी 25, यानी कि 25 तारीख को भी क्या होगा शनिवार। इसका मतलब है 26 को क्या हो जाएगा जी रविवार, 26 को क्या हो जाएगा रविवार। क्या कह रहा है जी कि आपके पास 26वें दिन से 2 दिन पहले, अब होता क्या है 7 दिन होते हैं, अब 7 दिन का मतलब है कि प्रत्येक 7वें दिन वह दिन दोबारा से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये कह रहे हैं कि 5 दिन पहले जाना है, तो मैं आपको समझाता हूं, ये रहा सर्किल, इस सर्किल में देखो यहां सोमवार आपके पास रविवार, ठीक, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। अब हमें पता लगे कि 26वें दिन रविवार था, अब वो कह रहा है कि 5 दिन पहले यानी कि पीछे की ओर आओ, 1 2 3 4 5, तो हमने कहा मैथमेटिकली 5 दिन पीछे जाने से अच्छा है 2 दिन आगे चले जाओ,
तो काउंट करोगे आपके पास रविवार से, तो रविवार से 2 दिन आगे, तो आपके पास 5 दिन पीछे पूछ रहा था, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 दिन पीछे जाने से अच्छा 2 दिन आगे चले जाओ, 1 और 2, आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो आंसर क्या है जी आपके पास से? मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? मंगलवार। ठीक, धन्यवाद। चलिए अब उत्तराखंड की ओर चलते हैं, उत्तराखंड को स्टार्ट करते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास है 61वां, यहां से उत्तराखंड स्टार्ट हो चुका है। उत्तराखंड का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली कौन सी है? पहला है सिराली, दूसरा है कुलुई, तीसरे सलानी और चौथे गंगूला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या बोला है? गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला विकल्प, सी वाला सलानी है। जो ये वाली बोली है ये पौड़ी गढ़वाल में सलाण क्षेत्र पड़ता है, जो टीरी से भी हल्का फुल्का कई बार लग जाता है, लेकिन आंसर इसका जो है पौड़ी सलाण क्षेत्र वाला क्षेत्र है। ये सी वाला हमारा सही आंसर होगा। पौड़ी का सलाण जो क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है, पौड़ी जिले में बोली जाती है सलानी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एड गुरु ऑफ इंडिया की रूप में जाना जाता है? एड गुरु उपनाम एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, 2-3 बार आ गया पेपरों में। पहला है ललित तिवारी, दूसरे हेमंत पांडे, तीसरे परसून जोशी और चौथा निर्मल पांडे। तो सही आंसर होगा सी, परसून जोशी। ठीक है जी, आंसर बता रहे हैं सीधे सीधे, आपको अपने आप को आजमाना है, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। पहले 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है इसमें, तो फटाफट करके करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो 2.5-3 घंटे की चले जाएगी। इतना समय ना आपके पास है ना हमारे पास है। शुरू करते हैं फटाफट आगे। 63वां प्रश्न है आपके पास। अगला प्रश्न, माहेश्वर जोशी कुमाऊनी भाषा का प्रथम तिथियुक्त ये दिगास होना था, दिगास अभिलेख पिथौरागढ़ के आधार पर माना कि 10वीं 11वीं सदी में कुमाऊनी भाषा विकसित हुई, वह तिथि कौन सी है? दिगास अभिलेख पड़ता है पिथौरागढ़ में, और माहेश्वर प्रसाद जोशी ने बताया कि दिगास जो अभिलेख है पिथौरागढ़ में, उसमें 10वीं 11वीं सदी में कुमाऊनी भाषा विकसित हुई थी, और वो तिथि कौन सी थी वो बतानी थी इसमें। 1105-6, 1160-61, 1140-41 और इनमें से कोई नहीं। तो जो ए की तरफ जा रहे हैं 1105-6, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 64वां प्रश्न ये रहा, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? लगाइए फटाफट, पौड़ी गढ़वाल में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में, नैनीताल में। आंसर होगा, लगाइए कौन सा आंसर होगा? 4 विकल्प है आपके सामने जी। जो पहले की तरफ जा रहे हैं पौड़ी गढ़वाल तरफ, ये श्रीनगर में है, और 2009-10 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 65वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आचार्य श्री राम शर्मा ने संबंधित गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना उत्तराखंड में कब और कहां की गई थी? कब और कहां की थी? पहला है 1956 नैनीताल में, दूसरा है 1921 चमोली में, अगला है 1994 पौड़ी गढ़वाल में, और अगला है 1971 हरिद्वार में। तो 65वां का सही आंसर हो जाएगा डी वाला, जो डी की तरफ जा रहे हैं, 1971 हरिद्वार में। ठीक है जी, शांति कुंज और गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना इन्होंने करी थी हरिद्वार में 1971 के आसपास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 66वां, सही युग्म का चयन कीजिए, सही युग्म का चयन कीजिए। पहला है बद्रीनाथ पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केसरी है, दूसरा है इंद्रमणि बडोनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी भी है, उत्तराखंड का गांधी है, उत्तराखंड का गांधी भी है। ये और भी दोनों सही हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला विकल्प, ए और बी दोनों सही हैं। बद्रीनाथ पांडे को कुमाऊं केसरी भी बोलते हैं, जबकि गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा को बोलते हैं, और इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 67वां प्रश्न 67वां, डॉक्टर पीताम्बरदत्त बर्तवाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के समीप
पालीग्राम में 1901 में हुआ, 1901 में हुआ। दूसरा है काशी विश्वविद्यालय से, काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। तीसरे लोकायतन महाकाव्य इनकी प्रमुख कीर्ति है। और अगला, इन्होंने अंग्रेजी में अपना शोध ग्रंथ द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, ये बहुत मोस्ट है भाई, ये पेपर में आता है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, ये किसका जो है शोध ग्रंथ रहा है अंग्रेजी का? तो हमारा आंसर आएगा पीताम्बर बर्तवाल का। इन्हीं में से भी आपको क्वेश्चन आंसर मिल सकते हैं। तो इसका लगाइए 67 में क्या सही नहीं है? तो इनमें से ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला ये भी सही है, लेकिन जो ये लोकायतन है, ये लोकायतन सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो इसलिए जो लोग सी की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा सी। लोकायतन किसकी एक रचना है? सुमित्रानंद पंत की है। तो यहां पर क्या सही नहीं है? ये सी वाला सही नहीं है, पीताम्बर बर्तवाल के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 68वां। भाटा साटा किस प्रकार का एक गीत है? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, सबको आना चाहिए। भाटा साटा किस प्रकार का एक गीत है? किस प्रकार का एक गीत है? पहला है देशभक्तिपूर्ण गीत, दूसरे धार्मिक गीत, सी है मनोरंजनात्मक गीत, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा सी वाला। भाटा साटा एक मनोरंजनात्मक गीत है, कई बार पेपरों में आ गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो भाई, काफल पाको ना था इसने, काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है? काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है? पहला है गुमानी पंत, दूसरा है चंद्र कुंवर बर्तवाल, तीसरा है गौरदा, और चौथा है किशोरी लाल। बताइए 69 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए 69 का सही आंसर क्या होगा? लगाइए सही आंसर। जी, जो बी की तरफ जा रहे हो बिल्कुल सही है, चंद्र कुंवर बर्तवाल इसका सही आंसर है, काफल पाको गीत और नंदिनी गीत के रचनाकार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 है, कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में। पहला है राज्य की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष संतोष चौहान है, राज्य की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष संतोष चौहान है। दूसरा विकल्प है इसमें, दूसरा इसमें दिया हुआ है, राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला दुर्गा देवी है। तीसरे, राज्य की पहली महिला राज्यपाल शोभा रावत है, और डी है राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष ममता पुजारी है। इसमें क्या बताना था? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आप, सही आंसर क्या होगा? लगाइए सही आंसर क्या होगा। देखिए, राज्य की प्रथम महिला जो आयोग की अध्यक्ष है ये बिल्कुल सही है, संतोष चौहान है। और राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली पहली जो महिला है, यहां पर वन आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला होना चाहिए था। राज्य में वन आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला दुर्गा देवी ये होना चाहिए था। तब इसका, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इस हिसाब से देखिए इसमें सी और डी जिसमें होगा, ये सी है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी, इधर से यहाँ डी है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी डी है, ये भी गलत हो जाएगा, सी डी है। तो ऑप्शन यही बनता है। हालांकि राज्य आंदोलन में, ये वन आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला है, ठीक है जी, और स्वतंत्रता आंदोलन में पहली जेल जाने वाली महिला जो है बिष्णु देवी शाह है। तो इस हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से डी वाला विकल्प करना ज्यादा उचित रहेगा। जो डी की तरफ जा रहे हैं उनका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट 71 ये रहा आपके पास, लोकगीत के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके पास, ठीक है जी। लोकगीत के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहां पर चौफुला के आगे प्रेम एवं प्रणय गीत दिया हुआ है, ठीक है जी। फूलदेई एक ऋतुगीत है, जो फूलदेई है ये ऋतुगीत है, फूलदेई ऋतुगीत है जी। फूलदेई एक क्या है? एक ऋतुगीत है, ठीक है। उसके अलावा तांदी एक नृत्य गीत है,
4 का सी है, 4 का सी, 4 का सी यहां हो सकता है और 4 का सी यहां हो सकता है। ये भी गलत, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। फिर 3 का बी, ये 3 का बी है, ये भी 3 का बी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर एक और देखते हैं, यहां पर छठी ये हो जाएगा संस्कार गीत और चौफला हो जाएगा ये वाला। तो 2 का डी, 2 का डी ये ठीक हो जाएगा और चौफला 1 का ए का ए। तो ये वाला बी की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ये सब गलत हो जाएंगे। बी वाला विकल्प की तरफ जो जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72 ये रहा आपके पास। उत्तरांचल का प्रसिद्ध लोकगीत, उत्तरांचल का प्रसिद्ध लोकगीत, ये गड़बड़ हो गया, बेडो पाको 12 मासा होना चाहिए था। बेडो पाको 12 मासा की धुन किसने बनाई थी? पहला स्वर्गीय रविंद्रनाथ टैगोर ने, दूसरे महादेवी वर्मा ने, स्वर्गीय सुमित्रानंद पंत ने, और अगला है स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह ने। तो देखिए धुन पूछा हुआ इसने, धुन पूछा हुआ इसने, क्या लगाएंगे आप आंसर क्वेश्चन नंबर 72 में? देखिए अगर सही मायने में देखेंगे जो धुन बनाई है उसमें एक ब्रजमोहन का नाम आता है, ब्रजमोहन शाह, और एक मोहन उप्रेती का नाम आता है, मोहन उप्रेती। इन दो व्यक्तियों ने जो है बेडू पाकू 12 मासो लोकगीत की धुन बनाई है, और जो स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह है इन्होंने ये गीत रचा है। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन में है नहीं ब्रजमोहन और मोहन उप्रेती, अगर ये होते तो धुन में ये दोनों आते, लेकिन बेडू पाकू 12 मास गीत के जो लेखक हैं वो स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम डी की तरफ जाएंगे, ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है जी, वैसे धुन किसने बनाई? मोहन उप्रेती और ब्रजमोहन शाह ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, तिलहरी और हंसुला क्या है? कमर में पहनने वाले आभूषण, दूसरे गले में पहनने वाले आभूषण, और सी है नाक में पहनने वाला आभूषण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा आंसर होगा, लगाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर लगाइए, फटाफट लगाइए, क्या सही होगा? 73 जो बी की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, गले में पहनने वाला आभूषण है ये, जैसे है ना तिलहरी हंसुला, ये सब गले में पहने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार तथा उनकी तिथि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है बोला है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए कौन सा विकल्प सही नहीं है इसमें, क्वेश्चन नंबर 74 में देखो, नागपंचमी, रक्षाबंधन, विजयदशमी, और सभी विकल्प सही हैं। कौन सा सही होगा जी? लगाइए सही आंसर। इसमें बताइए कि उनकी तिथि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, विजयदशमी भी सही है, तो उपरोक्त सभी सही है, डी की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में देश की किस शीर्ष तेल कंपनी ने बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट आध्यात्मिक पहाड़ी शहर के रूप में विकसित करने के लिए केदारनाथ उत्थान ट्रस्ट के साथ समझौता किया? OICL, BPCL, ONGC और GOCL। लगाइए सही आंसर कौन सा होगा, लगाइए लगाइए लगाइए, इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? जो सी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ONGC इसका सही आंसर होगा। आगे देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा 76, इसमें बताना ये है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? नंद प्रयाग चमोली, केदारनाथ रुद्रप्रयाग, शंकर मठ देहरादून, और कैंची धाम नैनीताल। कैंची धाम नैनीताल ये सही है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में ये सही है, नंद प्रयाग चमोली में ये सही है। हमें बताना सुमेलित नहीं है जो, तो हमारा आंसर सी की तरफ होगा। ये शंकर मठ जो है श्रीनगर में है, श्रीनगर पौड़ी में है, और एक शंकर गुफा पड़ती है ये टिहरी में पड़ती, देव प्रयाग के आसपास। आगे बढ़ते हैं, अगला 76 देखिए, पर्वतों की रानी मसूरी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? नहीं का ध्यान रखना आपको, नहीं नहीं जो है, ये जो नहीं नहीं आ रहे हैं ना,
ये गड़बड़ करते हैं, कई बार हम नहीं ध्यान में नहीं रखते हैं और इस वजह से गड़बड़ हो जाता है मामला। तो क्या सही नहीं है? मसूरी खोज कैप्टन यंग ने 1825 में की थी, सही बात है जी। अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से 80 वर्ष के लिए यहाँ जमीन पट्टे पर ली थी, ये भी सही बात है। 1827 में यहाँ पहली इमारत मलिंगार होटल बनी थी। भाई तीनों बात ऊपर की सही है, तो निश्चित रूप से भाई डी वाले की तरफ सही जाएंगे। ये डी वाली बात जो है गलत होगी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, हमें क्या बताना है? सही नहीं है। तो निश्चित रूप से जब ऊपर के तीन सही है तो अपने आप ही चौथा वाला हमारा आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला 78। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सप्तेश्वर मंदिर चंपावत, लगाइए सही आंसर। सप्तेश्वर मंदिर चंपावत लिखा हुआ है, क्या सही है? नहीं है, लगाइए फटाफट। पांडु स्थल बागेश्वर है। सीराकोट मंदिर पिथौरागढ़ में है। सीराकोट एक जेल भी बहुत फेमस है, पिथौरागढ़ में ही है। और मासी गांव मंदिर चमोली लिखा हुआ है, क्या सही नहीं है? सप्तेश्वर मंदिर चंपावत नहीं बताना है आपने, ये सही है। देखो सीराकोट ये भी सही है। अब दो बचे, एक पांडु स्थल वाला और एक मासी गांव, कौन सा वाला सही होगा? ये पांडु स्थल जो है चमोली में भी है, पांडुकेश्वर पांडु स्थल एक बागेश्वर में भी है, कई स्थान उत्तरकाशी में भी है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ये मासी मंदिर है, यहाँ चमोली ना होकर के आंसर क्या होना चाहिए था? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जो है रामगंगा नदी के तट पर मासी गांव पड़ता है और मासी का मंदिर जो है उसी मासी गांव में है, इसलिए मासी मंदिर बोला गया है। ये चमोली ना होकर के अल्मोड़ा है, तो क्या सुमेलित नहीं है? ये डी वाला विकल्प हमारा सही होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न 79 में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो भाई सुमेलित असुमेलित नहीं है, नहीं है, ये बार बार आ रहे हैं, क्योंकि बार बार इसलिए आ रहे हैं कि आपकी जो गलती वहां पर पेपर में होनी है, आपने कनिष्ठ सहायक का पेपर देना है, पुलिस कांस्टेबल का देना है, फॉरेस्ट गार्ड का देना है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और अगर आप इन पेपरों को ठीक से देखते हैं तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा इन पेपरों से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर बोला कि सुमेलित नहीं है। देखो आप, केदारनाथ प्रथम केदार, तुंगनाथ तृतीय केदार, मध्यमहेश्वर द्वितीय केदार और कल्पेश्वर चतुर्थ केदार बोला है। यहाँ पर हमारा जो है, जो ये कल्पेश्वर है, ये चतुर्थ नहीं है बल्कि ये पंचम केदार है, ये पंचम केदार है। और जो हमारा जो चतुर्थ केदार है, जो चतुर्थ केदार है वो रुद्रनाथ करके है। यहाँ पर हमारा डी वाला विकल्प तरफ सही होगा। हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है, तो कल्पेश्वर मंदिर के आगे चतुर्थ केदार नहीं होना चाहिए था, बल्कि क्या होना चाहिए था? पंचम केदार होना चाहिए था। इसलिए 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अगर बोलेंगे चतुर्थ केदार कौन सा होगा, तो रुद्रनाथ होगा, रुद्रनाथ, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 80 है, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला है गुलाब घाटी, गुलाब घाटी, गुलाब घाटी। ये गुलाब घाटी कहां पड़ती है जी? यहाँ पर काठ गोदाम दिया हुआ है, सुमेलित नहीं बोला। फिर यहाँ पर नहीं नहीं वाले देखो बार बार आ रहे हैं। गांधी मंदिर, ये तालुका है, ठीक है जी, तालुका दे रखा है। और इधर गांधी कुटी ताड़ी खेत, ये भी ठीक है। यहाँ पर फाउंड चेंज हो गया ये, तो इस हिसाब से अगर बोलेंगे यहाँ पर अगर लिखना होगा तो उपरोक्त सभी लिख सकते हैं। उपरोक्त सही है, उपरोक्त सभी सही है, तो डी की तरफ जाएंगे। फिर यहाँ पर ये सारे के सारे मतलब एक प्रकार से सुमेलित नहीं है। क्या बोला है? सुमेलित नहीं है। तो गांधी कुटी भाई ताड़ी खेत में है, गांधी मंदिर जो है ताकुला होना था, तालुका हो रखा है। गुलाब घाटी काठ गोदाम है। यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में, ठीक है जी। जो ये सारे ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब यहाँ पर नहीं बोला ना, तो गुलाब घाटी भी ठीक है, काठ गोदाम, गांधी मंदिर भी ठीक है, ताकुला या तालुका लिखा हुआ है यहाँ पे, और गांधी कुटी भी ताड़ी खेत ठीक है, अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो ये सारे ठीक है, मतलब तो ये नहीं, इनमें कोई भी नहीं है आंसर। ये फाउंड इसका कुछ चेंज रहा होगा, यहाँ पर कुछ और विकल्प रहा होगा, तो वो है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है, तो मतलब इनमें से कोई नहीं है आंसर, ये सारे सही है, मतलब ये सब सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी? कौन सा हुआ? 80 वाला, 81 वाले में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखना। अब 81 में मैच करना है आपने कि अब एक तरफ राजाओं के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ जो है वंश का नाम दिया हुआ है। तो देखो अमोघवती, यहाँ याद, अमोघवती किस वंश का राजा है? कुणिद वंश का। एक का दो,
हमें ए का 2 देखना है। ए का 2 है क्या कहीं? ए का 2, ए का 2, ये सी वाले में जा रहा है। तो देखो भाई ए का 2 कहीं भी नहीं है, तो और ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, ये सी वाला हमारा आंसर होगा। आप मिला के देखना, क्योंकि कनकपाल जो है पंवार वंश का है, 4 का डी, और यहाँ देखो 4 का डी। ठीक है, तो ये वाला सही है, सी वाला विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ठीक है जी, 82वां प्रश्न है, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है, ये बताना है। बहुत सरल सा प्रश्न है, सबको आना चाहिए, बच्चे बच्चे को आता है ये तो। हरिद्वार का, लेकिन कई बार ये प्रश्न कई बार जो है गलती से भी गलत हो गए तो फिर सिलेक्शन नहीं होता। फिर हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? माया क्षेत्र, गंगा द्वार, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखो आप में से बहुत होंगे जो गलत करेंगे इसको भी, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो सही भी कर देंगे। लगाइए सही आंसर क्या होगा। सी की तरफ जाएंगे, ये बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। आगे देखो 83वां, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने कुमाऊं का बारदौली कहा था? यानी सल्ट को कुमाऊं का बारदौली किसने कहा था? बारदौली गुजरात में पड़ता है, और बारदौली की जैसे जो है घटनाएं जो है उत्तराखंड में हुई है। और सल्ट के क्षेत्र में जब महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो सल्ट की घटना हुई थी, देघाट गोलीकांड हुआ था, दामदो सालम गोलीकांड हुआ था। तो सल्ट की भूमिका को देखते हुए महात्मा गांधी ने इसे कुमाऊं का बारदौली कहा। महात्मा गांधी, डी वाला विकल्प हमारा जो होगा ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी, ये डी वाले की तरफ से रहेंगे आप। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुंदरलाल बोगड़ा ने दिया था? सुंदरलाल बोगड़ा ने दिया था। ठीक है जी, सुंदरलाल बोगड़ा ने कौन सा दिया? हिमालय पर जाओ और देश बचाओ। अगला है हिमालय बचाओ देश बचाओ, ग्लेशियर बचाओ हिमालय पर जाओ, और उपरोक्त में से कोई नहीं। लगाओ जी सही आंसर फटाफट, बहुत सरल सा प्रश्न है। क्या होगा सही आंसर? हिमालय बचाओ और देश बचाओ की तरफ जा रहे हो, बिल्कुल सही है। आगे देखो अगला, असत्य कथन कीजिए। राज्य की अधिकांश नदियों का प्रवाह दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा है। यमुना तंत्र की सहायक नदियां गिरि आसन एवं टॉन्स है, और टॉन्स हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा बनाती है। और अगर राज्य में यमुना नदी बेसिन उत्तराखंड का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो भाई देखो, अधिकांश जो नदियां हैं ये इस तरह बहती है, ये बिल्कुल सही है। यमुना तंत्र की सहायक नदियां ठीक है, गिरि आसन सब यमुना की सहायक नदी है, और टॉन्स नदी हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या बोला गया? असत्य कथन का चुनाव। हमें क्या करना? असत्य कथन। ये सारे सत्य हैं। राज्य में यमुना नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ये हमारा जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि काली नदी का जो बेसिन है, काली नदी का जो बेसिन है ये सबसे ज्यादा है, यहाँ यमुना दे रखा है। तो इसलिए हमारा असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ठीक है जी, आप में से भी बहुत सारे अभी ऐसे हैं जो रोज हमारी क्लास देखते हैं, वीडियो आप प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हैं, हिंदी की सामान्य सीरीज आप देखते हैं, लेकिन चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आपको जल्दी मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि करना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके मतलब की जानकारियां मिल रही हैं, तो जरूर शेयर करिए इसको, और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है जी, अपने 4 मित्रों को भेजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, बहुत मजेदार क्लास आपको मिलने वाली है इसमें, और आगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो आप, 86वां, किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां शामिल होती हैं? 85 हो गया था, 86 है। किस आंदोलन में अविवाहित महिलाएं युवतियां शामिल होते हैं? माइका आंदोलन, चिपको आंदोलन, मैती आंदोलन, छीनो झपटो आंदोलन। देखो आंसर बहुत सरल है, मैती आंदोलन। कल्याण सिंह रावत को जो है मैती के नाम से जानते हैं, मैती आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प की तरफ जो जा रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, दवा के रूप में प्रयोग की जाने वाली कस्तूरी प्राप्त होती है? बहुत शानदार प्रश्न है, सरल प्रश्न है। लगाइए, मादा कस्तूरी मृग में, नर कस्तूरी मृग में, ए और बी दोनों, और मादा कस्तूरी मृग के जननांग में। 87 का सही आंसर क्या होगा? लगाइए फटाफट करके। 87 का सही आंसर, सरल सा प्रश्न है, लगाइए फटाफट करके। 87 हो गया जी, 87 ही चल रहा है जी। लगाइए कौन सा आंसर होगा सही? बी वाला, जो बी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो कस्तूरी पाई जाती है ये नर मृग में पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती है। तो यहां पर ए और बी मत करना, नर कस्तूरी मृग में पाई जाती है। कौन कौन क्या पाई जाती है?
दवा के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो कस्तूरी है, इसी वजह से तो कस्तूरी मृग का शिकार होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखो 88। सुमेलित युग्म कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्र की गांव से लगी भूमि गरिया, गांव के बीच की भूमि बिचल्या, और वनों से लगी भूमि बुनिया, और उपरोक्त सभी। 88 का लगाइए सही आंसर क्या होगा जी? ये डी की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे सही हैं, तो उपरोक्त सभी वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, असत्य कथन चुनिए। उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्र उद्योग हेतु उपयुक्त है। मैदानी अथवा, आगे क्या लिखा हो, मैदानी तथा कुछ पहाड़ी जिलों के अंतर्गत अतिरिक्त उत्तराखंड, मैदानी तथा कुछ पहाड़ी जिलों के अतिरिक्त उत्तराखंड उद्योग विहीन है। राज्य में औद्योगिक विकास हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। और अगला है, राज्य ने वर्ष 2003 में औद्योगिक नीति घोषित की है। लगाओ जी इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न है उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्र उद्योग हेतु उपयुक्त है, तो भाई असत्य यही है, उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्र उद्योग हेतु उपयुक्त नहीं है, पहाड़ी एरिया है। ठीक है, आगे चलो अगला, बाघ व घुरड़, यानी जिसे पहाड़ी बकरी हम बोलते हैं, बाघ व घुरड़ निम्न में से किसका एक चित्र है? ज्वालाराम, दूसरा है मौलाराम, तीसरा मुकुंदी लाल, और अगला है कौन सा? प्रतिपति शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लगाइए फटाफट कौन सा होगा इनमें से? जो मौलाराम की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। मौलाराम को सबसे पहले जो है प्रदीप शाह ने जो है अपने दरबार में संरक्षण दिया था, याद रखना। प्रदीप शाह के दरबार में भी रहा है। प्रदीप शाह के बाद आगे चल करके जैसे ललित शाह रहा है, ललित शाह ने इसे दरबार में संरक्षण दिया है। उसके अलावा जयकीर्ति शाह के दरबार में रहा है। उसके अलावा प्रदुमन शाह के दरबार में रहा है। बहुत मोस्ट प्रश्न है ये ध्यान देना आप। और प्रदुमन शाह के बाद थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए सुदर्शन शाह के समय भी रहा, लेकिन सुदर्शन शाह ने इसे सम्मान देना बंद कर दिया था। ठीक है, तो मौलाराम प्रदीप शाह के दरबार में रहा, ललित शाह के में भी, जयकीर्ति शाह में और प्रदुमन शाह के, थोड़े समय के लिए सुदर्शन शाह के समय में भी। ठीक है, सुदर्शन शाह ने इसे सम्मान देना बंद कर दिया था। आगे चलो, क्योंकि गोरखों की तारीफ करने लगे था ये। आगे बढ़ते हैं, अगला 91वां प्रश्न है। 91 हो गया, ये तो हो गया। 92वां देखो, उत्तराखंड में हरेला पर्व किससे संबंधित है? बहुत सरल सा प्रश्न है जी ये। उत्तराखंड में हरेला पर्व किससे संबंधित है? हरेला पर्व किससे संबंधित है? लोक नृत्य, पशुपालन से, पौधरोपण से? कोई नहीं, तो आंसर आएगा पौधरोपण। 2006 की पौधरोपण नीति उत्तराखंड में, ये ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? उच्च हिमालयी क्षेत्र में, बाह्य हिमालय में, आंतरिक हिमालय में, इन तीनों में? तो किस में होगा भाई? ये उच्च हिमालय मान लो, ये जो है शिवालिक श्रेणी मान लो, उच्च नहीं है, ये हमारा ये जो बाह्य हिमालय होता है इसको बोलते हैं, ये बाह्य हिमालय, जो बाह्य हिमालय है ये शिवालिक श्रेणी है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। और आंतरिक जो हिमालय है ये वृद्ध हिमालय है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न क्या पूछा इसने कि भाई किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो शिवालिक श्रेणी में होती है, तो आंसर क्या बनेगा? बाह्य हिमालय में। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा बाह्य हिमालय। आगे देखिए अगला प्रश्न, ये रहा 94 देखिए आप, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? बहुत ही सरल प्रश्न है जी। ठीक है जी, सबसे ज्यादा जिलों से घिरा हुआ है, कौन सा जिला घिरा हुआ है? आंसर होगा पौड़ी। जो पौड़ी की तरफ जा रहा है ये सही है, पौड़ी जो है 7 जिलों से घिरा हुआ है और सबसे ज्यादा जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला 95, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा है? कौन सा जी प्रथम नगर निगम? कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, श्रीनगर, अगस्त्यमुनि? तुम्हारा आंसर होगा श्रीनगर नगर निगम। जो सी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। 9 नगर निगम है उत्तराखंड में, उनमें सबसे पुराना जो नगर निगम है वो देहरादून नगर निगम है, और सबसे नया जो नगर निगम है वो कौन सा है? श्रीनगर नगर निगम। और उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम भी है ये श्रीनगर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 96 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1992, लगाइए 1993 और 2007 और अगला है 2016। लगाइए कौन सा सही होगा। बहुत सरल सा प्रश्न है, आंसर होगा डी वाला 2016। 4 अप्रैल याद रखना आप, 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज एक्ट लागू किया। अभी तक उत्तराखंड का कोई अपना पंचायती राज एक्ट नहीं था। उत्तर प्रदेश के पंचायत एक्ट के तहत ही उत्तराखंड में जो है जो भी कामकाज हो रहा था, लेकिन 4 अप्रैल को 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड ने अपना पंचायत राज एक्ट लागू कर दिया। 2019 में थोड़ा बहुत इसमें संशोधन भी हुआ। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? लगाइए भाई, सरल सा प्रश्न है। जॉर्ज विलियम ट्रेल, ई गार्डनर, हेनरी रैमजे और जे.आर. ग्रिग होना था इसने, जे.आर. ग्रिग होना था इसने। ठीक है, तो लगाइए सही आंसर कौन सा होगा 97 का। इसको ग्रिग करना, जे.आर. ग्रिग। जॉर्ज विलियम ट्रेल ने कुमाऊं में 1822 में इन्होंने जो है आबकारी व्यवस्था की शुरुआत करी थी, और इन्होंने ही 1822 में ही खच्चर सेना भी बनाई थी भाई। कुल बेगार प्रथा को कम करने के लिए खच्चर सेना भी बनाई थी इन्होंने 1822 में, और 1822 में विलियम ट्रेल ने भी, ठीक है जी, यहां पर आबकारी व्यवस्था की शुरुआत करी थी। आगे देखो अगला प्रश्न 98 प्रश्न देखो भाई, खत्म होने वाले हैं। उत्तराखंड में विधानमंडल के अंग हैं। उत्तराखंड में विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं जी? एक है विधानसभा, दूसरे विधानसभा और विधान परिषद, सी है राज्यपाल और विधानसभा, और बी है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो उत्तराखंड में जो विधानमंडल है, विधानमंडल राज्यों में 2 प्रकार के होते हैं, एक सदनीय विधानमंडल भी होते हैं और द्विसदनीय विधानमंडल भी होते हैं। और एक सदनीय जो विधानमंडल बनते हैं वो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर के बनते हैं, और उत्तराखंड का विधानमंडल कुछ ऐसा ही है। और जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहां पर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के द्विसदनीय विधानमंडल बनता है। तो विधानमंडल के, ठीक है जी, उत्तराखंड में 2 अंग हैं, एक राज्यपाल और एक विधानसभा, लेकिन सदन एक ही है, एक सदनीय विधानमंडल, जहां पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानमंडल के अंग कौन कौन से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? तो राज्यपाल और विधानसभा। अगला प्रश्न देखिए, 99 हुआ। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों के, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों को निर्माण यानी गठन को सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो देखिए 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा, लगाइए 99 का सही आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, हरिद्वार। और हरिद्वार आपको अगर याद है तो सिर्फ टिक करना है आपने कि हरिद्वार को जो है जिला कब बनाया गया। तो हरिद्वार को जिला बनाया गया जी, ये वाला सी वाला हरिद्वार बना 28 दिसंबर 1988। तो ए का आपको सी देखना है, ए का आपको सी देखना है जी। एक तो ये दिख रहा है ए का सी, ठीक है जी, ये तो गलत हो जाएगा। ए का सी देखना है, ये बी वाला गलत हो जाएगा। तो ए का सी 2 विकल्पों में है। आगे चलते हैं, दूसरा है उधम सिंह नगर जिला। दूसरा है जी उधम सिंह नगर जिला, 99 का उधम सिंह नगर जिला, ठीक है। तो इसमें देखते हैं बी का हमें जो है उधम सिंह नगर जिला, ये बना 30 सितंबर 1995। अब देखना है हमें कि उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995 को बना, तो बी का हमें क्या चाहिए, 1, बी का 1, यहाँ बी का 3 है, यहाँ बी का, यहाँ बी का देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ बी का 1 है और यहाँ बी का भी 1 है, ये भी ठीक है जी। आगे देखेंगे अगला चंपावत। अब चंपावत जिला कब बना, चंपावत जिला कब बना भाई, ये बना जी 15 सितंबर 1997 को। तो हमें सी का चाहिए जी दूसरा वाला, सी का चाहिए दूसरा वाला। तो सी का दूसरा कौन सा है, यहां पर है, यहां पर सी का क्या है, डी, ये गलत हो गया जी। तो ये हो गया जी ये वाला। और रुद्रप्रयाग का बना 16 सितंबर 1997। तो इसका पहला वाला जो आंसर होगा ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है जी। इनको बड़े ध्यान से करिए, ये जो मैच करने वाले जो प्रश्न होते हैं ये बड़े दिक्कत करते हैं, कई बार आते हुए गलत हो जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? पहला है
76वां, दूसरा है 105वां, अगला है 165वां और अगला है 176वां। लगाइए सही आंसर कौन सा होगा इसका, कौन सा होगा इसका आंसर, लगाइए सही आंसर फटाफट करके। 4 विकल्प है आपके सामने, लास्ट प्रश्न है आज का जी। इसका सही आंसर होगा डी वाला विकल्प की तरफ जो है वो सही है। पहला स्थान एस्टोनिया का आया था और भारत का स्थान इसमें जो है 176वां स्थान। तो इस प्रकार से ये 100 प्रश्नों की एक सीरीज हमने जो है कवर कर दी है। और ये जो पेपर है, ये जो पूरा प्रश्न पत्र है, ये आपको उत्तराखंड में होने वाले जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं ये सभी में आपकी मददगार होंगी। और विशेष करके जिन्होंने कनिष्ठ सहायक का पेपर देना है, आगे पुलिस कांस्टेबल का देना है, फॉरेस्ट गार्ड का देना है, प्रवक्ता स्क्रीनिंग देना है और ऐसी तमाम कई परीक्षाएं जो अभी उत्तराखंड में होना है, इन पेपरों को आप आराम से देखिए, जरूर इनसे कोई ना कोई प्रश्न टपकेगा। ठीक है जी, हमारी मेहनत आपके लिए है और आपके साथ और जो भी लोग तैयारी करने वाले हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत लंबी वीडियो बन गई है इसलिए आज अभी निकलते हैं, है ना, हम भी चलते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। और जरूर शेयर करिए वीडियो को। पिछली वाली वीडियो में आपने जो है बहुत प्यार प्रेम दिया है, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े हैं, उससे बहुत वॉच आवर हो रहे हैं। चलिए आज इतना करते, बहुत बहुत धन्यवाद, लगे रहो।